आजकल सब कुछ कम-कम का मौसम है। भैया बड़ा सिंपल सा है कि भई कम मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, कम ऑडियंस ही जा रही है। पता नहीं कहाँ पर बैठे हुए हैं, पहले आईपीएल देख रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, अब कह रहे हैं कि जी हमें घर में बचा के रखो क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर, कई जगह 50 डिग्री क्रॉस कर चुका है, कौन जाएगा बाहर? तो कौन सी मूवी है जो लोगों को फोर्स कर देगी यार कोई बात नहीं छाता छूता लेके जाओ। क्या 2022 फिर से रिपीट होगा जब कार्तिक आर्यन ने बोला था कि भाई रियल स्टार हैज अराइव्ड, और कोई भी जो मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं चल रहा था, सबको रीमेक्स का ठपका लग रहा था, तो इनकी मूवी चल गई थी। मैं बोलूंगा वो थोड़ा सा लक बाय चांस था। मूवी तो बेहतरीन थी भूल भुलैया 2, पर एट द सेम टाइम ये बॉलीवुड को थोड़ी सी आदत हिंदी सिनेमा को पड़ गई थी कि इजी वे आउट ले लो, रीमेक कर लो। ठीक है, तो इनकी मूवी बाई चांस रीमेक नहीं थी तो वो आउटलायर बन के सामने आ गई। इनका क्या होता है कि जब कभी भी एक्टर कोई नया आता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है कि मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये कई बार भगवान भी साथ दे रहा होता है, आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उनकी किस्मत चल गई। तो क्या इनकी किस्मत जो है इतनी स्ट्रांग है कि अब चंदू चैंपियन के ऊपर भी चमकेगी? और नाडिया वाला के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, जैसे सत्य प्रेम की कथा भी ठीक ठाक हिट हो गई थी, तो सेमी हिट तो हो ही गई थी, तो वो भी ये भी हिट हो जाएगी क्या? तो उसका बिजनेस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्टेड बिजनेस कलेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। वैसे ये जो मूवी जिनको नहीं पता, ये बायोपिक है मिस्टर पटकर की, जिसमें मुरलीकांत पटकर की, जो कि इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनकी कहानी मैंने बहुत डीपली नहीं स्टडी करी है, बट कहीं ना कहीं एक सोल्जर थे जिनकी वजह से जिन जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। कहीं ना कहीं उनका एक हादसे के अंदर कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है, लेकिन उनके हौसले डिसेबल नहीं होते, और वो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बनते हैं पैरालंपिक के। तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। उसके ऊपर ये कहानी पूरी बनी है, जिसको बहुत सारा मिर्च मसाला जैसे ऑब्वियसली मूवी के लिए होना चाहिए वो सब डाला गया है। इसका जो बजट बताया जा रहा है वो सत्य प्रेम की कथा से काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये ऑलमोस्ट डबल है उससे। ये 140 करोड़ रुपीज़ के आसपास बना बताई जा रही है, जिसके अंदर आपको प्रमोशन से लेके एक्टर्स की फीस से लेके सब कुछ है। यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग वाला मामला नहीं है, सब कुछ अप फ्रंट है। अब 140 करोड़ की मूवी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, पर प्रोड्यूसर साहब सोचते हैं कि यार 140 करोड़ तो बर्फी की तरह है, देखो कहाँ कहाँ बट सकती है ये। तो पहला उन्होंने बांट दिया अमेजोन को, करीबन करीबन 70 करोड़ रुपए तो वहां से बटोर लिए। डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लिया उन्होंने, ए फिल्म्स, जिन्होंने करीबन 75 करोड़ रुपए दे दिए, तो 145 करोड़ तो यहाँ आ गए। फिर इन्होंने म्यूजिक वाले भाई साहब को पकड़ा, 15 करोड़ रुपए वहां आ गए, तो 160 करोड़ रुपए के आसपास आ गए। टीवी सैटेलाइट राइट ऑलमोस्ट उतने के ही बिके हैं जितने की सत्य प्रेम की कथा के बिके हैं, लेकिन अगर ये मूवी चल गई तो शायद और पैसे भी आ जाएंगे इनके पास, लेकिन 40 करोड़ रुपए सिक्योर है। तो 75, 70, 15 और 40 को अगर आप ऐड करोगे तो बनेगा 200 करोड़ रुपए, यानी कि 140 में माइनस करोगे तो 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे आता है प्रोड्यूसर भाई साहब को। तो नाडिया वाला साहब ने तो अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर लिया। ऑब्वियसली इसके अंदर मिनिमम गारंटीज वगैरह वाले सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ओटीटी वाले हैं वो भी बहुत समझदार हो गए हैं। सब्जेक्ट टू फिल्म रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटकम, ये सब चीज़ें होता है, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर साहब ने अपना पॉकेट तो फिर भी भर लिए। एक्टर्स वगैरह ने जो बिहाइंड द सीन्स है सबके पास पैसे पहुंच गए। अब खतरे की घंटी किसके ऊपर है? खतरे की घंटी होती है डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के ऊपर। उसके ऊपर है 75 करोड़ रुपए का एक ऐसी लागत जो उसको रिकवर करनी है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ रुपीज ऑफ मूवी का नेट कलेक्शन। ओनली देन ही विल बी अर्निंग मनी। तो क्या ये मूवी 140 करोड़ कर सकती है? तो मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से कार्तिक आर्यन हटाता हूँ, मैं यहाँ पर कबीर खान डालता हूँ। लास्ट कबीर खान की 3 मूवीज जो हैं वो नहीं चली हैं, उसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्यों नहीं चली, कैसे नहीं चली, बट वो एक फैसिनेटिंग से डायरेक्टर हैं। अगर उनकी कोई चीज़ चमक जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चमक जाती है, या फिर वो फ्लॉप हो जाती है। तो अगर वो चमक गई तो फिर अलग ही लेवल पे, जैसे सलमान खान के साथ उन्होंने एसोसिएशंस करी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे वो चली जाएगी, जैसे टाइगर जैसे। तो अगर वैसे इमोशन इवोक हो गए तो बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से शायद बजट जो है बढ़ गया होगा इसका, कि भाई ठीक है आपके ऊपर इतनी बेट लगाई, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो आजकल का सामान चल रहा है, जैसे लोग मैंने बताया ज़्यादा जान ही रहे हैं, 140 करोड़ रुपए का बजट एक रिस्की बजट है फॉर अ स्टार विच इज़ अ न्यू बी स्टार। अभी आप देखिए उनकी एक ही मूवी है जो 200 करोड़ रुपए क्रॉस करी है, जो कि आपकी भूल भुलैया 2 है। बट अदरवाइज तो जो नॉर्मल मूवी कर रही है वो सत्य प्रेम की कथा टाइप है, जो 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास काफ़ी बड़ा है, कि वो कैसे इसको रिकवर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास और थोड़े से चैनल थिएटर के अलावा होते हैं जिससे वो रिकवर कर सकते हैं, तो वो अलग चैनल है, उनको छोड़ते हैं अभी 2 मिनट के लिए फॉर दिस कॉन्वर्सेशन।
उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हैवी है। 140 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन अगर इंडिया में नहीं होती है, तो कहीं न कहीं एक लॉस मेकिंग प्रोपोज़िशन होगी, ये आपको कोई और बताएगा नहीं। जैसे ही मूवी 70-75 करोड़ तक पहुँचेगी, सबने ढिंढोरे पीटने शुरू कर देते हैं कि बड़ी हिट होगी, बड़ी हिट होगी, बड़ी हिट हो गई। बट द ट्रूथ इज़ लाइक श्रीकांत अभी 35 करोड़ रुपीज़, 37 करोड़ रुपीज़ के आस-पास पहुँची है। जब तक वो 50 करोड़ नहीं क्रॉस कर जाती, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपना बजट भी रिकवर किया है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर लेंस। अल्टीमेटली देखो, सबने सब कुछ कमा लिया पैसा, अमेज़न वगैरह ने, ओटीटी वालों ने भी सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया है। रिस्क सबसे ज़्यादा थिएटर बिज़नेस का होता है, और थिएटर बिज़नेस के अंदर अगर ये नहीं अगर चमकती है चीज़, तो कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान होता है, और कहीं न कहीं उसका भी नुकसान होता है जो एग्ज़िबिटर्स होते हैं। और नॉर्थ साइड के अंदर एग्ज़िबिटर्स का ज़्यादा बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि सब मल्टीप्लेक्सेस में कन्वर्ट हो गए हैं, सबकी जो टिकटें हैं वो ₹300 से ऊपर हो चुकी हैं, 250 पौने 300 से हो चुकी हैं। फैमिली के साथ जाने के मतलब है पॉपकॉर्न के साथ आप 2 ढाई हज़ार रुपए के नीचे आ जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी एक मिडिल क्लास के लिए कि भाई ठीक है, आज हम 3-4 हज़ार रुपए खर्च करके आएँगे एक मूवी के ऊपर, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और अगर कहीं आप थोड़े से अमीर हुए, आप डायरेक्टर कट वगैरह में बैठ गए, तो 800 साढ़े 800 रुपए की टिकट, एक पॉपकॉर्न ही आएगा 600-700 रुपए का। तो आप बोलोगे कि मैं मूवी देखने गया था 4 जनों के साथ 10,000 रुपए दे के आ गया, ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आप डायरेक्टर्स कट में कभी आप जाना, उनके खाना के प्राइसेस वगैरह देखना, एक-एक पिज़्ज़ा जो है वो 8-8 900 900 रुपए का है। तो ये जो है ये थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको थिएटर का एक्सपीरियंस ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किसी-किसी वीडियो में देखा है, द एंटायर सीन अराउंड यू इज़ बेसिकली अ स्क्रीन। ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट राइट सब स्क्रीन है, और सिर्फ चेयर्स पे आप बैठे हुए हो, तो आपको एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस आता है। लेकिन एक चंदू चैंपियन को देखने के लिए वो क्या एक्सपीरियंस कर लोगे, जब तक आपके पास प्लैनेट ऑफ द एप्स या फिर कोई इस तरीके की कोई एवेंजर्स टाइप की मूवी नहीं है, तब तक वो भी इतना ज़्यादा आपको कोई क्रेज़ दे नहीं सकता। ठीक है? तो मेरा मानना तो यही है कि बजट को थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, एक्टर्स की फीस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये थोड़ा-सा समय बन जाए, हम अलग तरीके की मूवीज़ बनाने लग जाएँ, होपफुली कल की चल जाए, तो फिर आप जो है बजट बढ़ा सकते हैं। बाय-बाय।